back to In Pursuit Of. I'm in conversation with Reshma, one of the founders of Manzil Mystics Foundation, and she is in pursuit of creating safe, happy, and inclusive spaces through music. So, welcome back, Reshma. Thank you. It's a pleasure having you here. It was wonderful to listen to your song. अगर कोई ऐसी कहानी हो किसी बेनिफिशियरी की जो whenever you share it with someone you feel like smiling and you feel कि इसीलिए तो हम कर रहे हैं ये सब, right? I mean, there's a girl सोनम, वो पहले स्कूल में हम पंक प्रोग्राम के थ्रू उसके साथ स्कूल्स में वी यूज टू वर्क एंड देन वी फाउंड दैट शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. वो थोड़ा सा उसको एडवांस शिक्षा की ज़रूरत थी, संगीत शिक्षा की, क्योंकि स्कूल्स में हम हफ्ते में एक दिन जाते थे. बट देन वी रियलाइज़ कि हमें कुछ बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, दे नीड मोर. तो फिर हमने क्वायर्स बनाने शुरू करे स्कूल के अंदर ही, और फिर हमने एक प्राइमरी क्वायर क्रिएट किया जिसमें बहुत सारे 25 स्कूल्स में से हमने बच्चों को सिलेक्ट किया, जिसमें 22 बेस्ट वॉइसेस हमें मिली. तो सोनम वाज पार्ट ऑफ इट. वो कब मिलते थे प्रैक्टिस के लिए? फिर वो अलग से एक प्रैक्टिस स्कूल के बाहर हमारे ऑफिस में जो हमारा स्पेस है वहाँ पर वो लोग आते थे, और फिर उनके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया. उनके लिए एक अलग करिकुलम बनाया क्योंकि वो ऑलरेडी वोकल में बहुत अच्छे थे, ऑलरेडी बहुत अच्छा गाते थे. तो वो जब शुरू हुआ फिर उसके बाद हमें लगा कि बच्चों को म्यूज़िक के साथ साथ और भी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए. तो हम कुछ भी करते हैं मंजिल मिस्टिक्स में, बच्चों म्यूज़िक के अलावा भी हम कोशिश करते हैं जो छोटे छोटे ट्रेनिंग्स हैं वो तो हम बच्चों को दें. तो हमने एक दिन सेफ़ अनसेफ टच के ऊपर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर सेशन किया अपने प्राइमरी क्वायर के साथ, क्योंकि बच्चे 12-13 साल के हो गए थे. So Sonam was sitting there and I've been knowing that girl for almost for 4 years. जब वो पहली बार, मतलब वो 10 या 11 साल की थी तब पहला मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ था. तो अभी वो अपनी टीनेज में आ चुकी थी. We were conducted this session and she was sitting. और पूरा सेशन ख़त्म हुआ, she didn't say a word even, मतलब कुछ नहीं बोला. She was sitting quietly and listening अच्छे से. मैंने उसको पूछा 2-3 बार, आई होप एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल, सबको ठीक लग रहा है? और तो उसने फिर बोला हाँ जी दीदी. बट सेशन के एंड में व्हेन वी वर आस्किंग फॉर कि आज ऐसी कोई नई चीज़ जो आज सीखी, एनी फीडबैक, देन शी शेयर्ड कि दीदी आज ना मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ सबके सामने, क्योंकि मैं बहुत देर से सोच रही थी मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, बट फाइनली आई फील नहीं आई शुड स्पीक आउट. तो उसने बोला पता है आपको, जब आपने शुरू में पूछा था कि हम लोग पीरियड होना, मतलब हम सबको क्या पीरियड्स होते हैं, इज़ इट नॉर्मल फॉर एवरीवन, क्या हम सब लड़कियाँ सेम एक्सपीरियंस से गुजरते हैं? तो उसने हाथ खड़ा नहीं किया था उस टाइम पर. शी सेड आई डिडंट रेज माई हैंड, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टुडे आई एम हैविंग पीरियड एंड नाउ आई फील कंफर्टेबल शेयरिंग विद एवरी वन. वरना मैं छुपाती थी कि मेरे को पीरियड हो रहा है स्कूल में, घर में, कि आई ट्राई टू हाइड दैट. बट आज मुझे सेशन के बाद ऐसा लगा ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, और मैं आज बता रही हूँ कि टुडे आई एम हैविंग माई पीरियड्स. तो वो मुझे काफ़ी उस गर्ल लाइक सोनम जो कि बहुत शांत रहती है, जो शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहने में, तो उस लड़की की जो 4 साल की जर्नी में मुझे ये बहुत क्लियर बदलाव दिखा. गाती तो अच्छा थी ही, बट जब उसने बताया कि वो खुलकर अब बोल पाई है सबके सामने विद 30 participants. My gosh. So I think for me that was very touching actually. Wow, Yeah. that's amazing. But Reshma, tell me how, because every time you can't put out stories like this, how do you Right. measure, like what are your measurements की change, for measuring change, how do you measure it? एक चेंज होता है जो डोनर हमें पैसा देते हैं वो उसके लिए चेंज मांगते हैं कि अच्छा क्या चेंज हो रहा है. एक चेंज हम जो बच्चे की पूरी होलिस्टिक ग्रोथ पे बात करते हैं कि बच्चा होलिस्टिकली कैसे आगे बढ़ रहा है. सो अगेन एक तो म्यूज़िक, अगर मैं पंख की बात करूँ, क्योंकि पंख और विभोर दोनों का एक अलग असेसमेंट टूल है. Sure. क्योंकि पंख के लिए हम लोग 2 साल का है और विभोर 1 साल का है. तो पंख में हम करते हैं कि अगेन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट होते हैं. क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हम एक क्वेश्चनर फिल कराते हैं बच्चों से, जिसमें हम क्वार्टर में उनकी ग्रोथ देखते हैं बच्चों की. 2 साल के क्वार्टरली हम करवाते हैं. और उसमें कुछ क्वेश्चनर है, जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं आजकल लोगों के साथ खुलकर अपने ओपिनियन रख पाता हूँ या रख पाती हूँ. उसको बच्चों की लैंग्वेज में लिखना. मेरे मम्मी पापा म्यूज़िक में मुझे सपोर्ट करते हैं, उसमें भी हम परसेंटेज डालते हैं. जैसे कुछ पेरेंट्स हैं नहीं म्यूज़िक नहीं सुनना, तो उस हिसाब से एक असेसमेंट जो क्वालिटेटिव होता है वो उसको हम मेजर करते हैं बच्चे के जैसे मार्क्स को देखकर. अगर मैं अगेन एक एग्जांपल लूँ तो एक बच्ची शबनम है जो कि जब उसने ज्वाइन किया था तो उसका परसेंटेज काफ़ी कम था. मतलब उसकी अगर मैं बोलूँ तो 43%. तो उसकी मम्मी उसको नहीं चाहती थी कि वो म्यूज़िक सीखे क्योंकि वो पढ़ नहीं रही है. सो टीचर्स बताते हैं, टीचर्स से भी कभी एक असेसमेंट होता है जिसमें ये पता चलता है कि बच्चे अब रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं या फिर उनकी परसेंटेज बढ़ रही है.
अटेंडेंस की, अटेंडेंस बढ़ रही है। Children need other things other than just studies, you know. राइट राइट। And maybe that's why they're now coming to attend. You see? That's तो वही, और मुझे लगता है कि चेंज जो है ना, बहुत सारे डोनर्स ऐसे भी बोलते हैं कि हमें ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है, वी वांट टू सी अ चेंज। आई फील दैट्स नॉट Feasible. हाँ feasible। तभी हमें अपने करिकुलम इतनी लॉन्ग रखे हैं कि हम एक बच्चे के साथ एटलीस्ट 1 साल तो बिताएं, उसके बाद हम कह पाएँ कि बच्चे में ये, हमें ये दिखता है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है। I'm always surprised when donors say 3 महीने में change because that is not going to happen. एग्जैक्टली। So this is something that I think maybe they're under pressure to show figures and numbers and to show where that for accountability. Maybe they're under pressure, so we don't know actually. That's why. So and विभोर का assessment कैसा होता है? विभोर का असेसमेंट एक्चुअली वो भी 1 साल का है प्रोग्राम, तो उसके हम शुरू में प्री असेसमेंट करते हैं। तो हमारा जो 4 मॉड्यूल्स है उसके बेस पे हमारे कुछ सवाल होते हैं जिसमें हम उनसे वो फिल करवाते हैं क्वेश्चन। So that's an awareness program हाँ, actually. एक्चुअली इट्स एन अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें अपने बारे में जानना और अपनी बॉडी के बारे में जानना, अपनी इमोशंस के बारे को समझना, वेलबींग को समझना, राइट्स को समझना, राइट्स क्या है हमारे। तो वो विभोर का थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। सो दे अंडरस्टैंड कि बहुत सारी मिथ, अगर मैं एक सवाल बताऊं कि जैसे एक हमारा सवाल है कि पीरियड्स हमें महीने में 2 बार होते हैं या फिर पीरियड हमें उम्र भर होते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं। तो जो वो बहुत क्लियर दिखता है कि अच्छा पहले उनको उतना क्लैरिटी नहीं थी बट नाउ दे नो। अब है। तो इट्स इन विभोर इट्स लिटिल इजी टू Right. और फिर हमारा दूसरा होता है कि वो जो गाने लिखते हैं बच्चे साल के अंत में, दे राइट सॉन्ग देयर ओन सॉन्ग्स, कि वट एवर दे लर्न, उनकी लर्निंग सारे उन गानों के इम्पैक्ट के थ्रू भी हम देख पाते हैं। Nice. Very, very nice. What is your vision for Manzil Mystics? सबसे पहली चीज़ तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के सारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक एजुकेशन मिले। सारे, मैंने इसे सारे तो सारे स्कूल, एक तो वो हमारा बहुत क्लियर विजन है। अगले 3 साल में हम एक्सपेंड करना चाहते हैं एटलीस्ट 2-3 स्टेट्स में, दिल्ली से बाहर भी, थ्रू आर करिकुलम, शेयरिंग आर करिकुलम, कि अपने करिकुलम के ज़रिए हम कैसे अगर हम गाने लिख रहे हैं तो कैसे और स्टेट में वो म्यूज़िकल कंटेंट यूज़ हो पाए, वो कंटेंट, डिजिटल कंटेंट यूज़ हो पाए। साथ ही साथ थ्रू टीचर ट्रेनिंग ऑफ द एजुकेटर्स, इंडिविजुअल्स जो कि एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के द्वारा हम कैसे काम कर सकते हैं। आई थिंक म्यूज़िक एजुकेशन फॉर एवरीवन, एंड ऑल्सो म्यूज़िक को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन ना समझा जाए, म्यूज़िक से बहुत कुछ हो सकता है। ये भी हमारा एक विजन है कि कैसे हम म्यूज़िक से एक बदलाव Change ला this पाएं। as a thought कि this is just for fun. As an organization that works through music, with music, what is that one challenge that might be very unique to your organization जो बाकी social impact organizations के साथ नहीं होता होगा? I don't know if it's unique or not, मुझे लगता है कि people, founders like us who come from the community, और वो एक संस्था बना रहे, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ना वो क्रेडिबिलिटी की थोड़ी बात, इफ़ यू आर स्टडिंग, मतलब अगर आप हार्वर्ड से पढ़ कर आए हैं, आप एक बहुत बड़े आपका एजुकेशन लेवल बहुत ऊपर है, तो आई थिंक उस हिसाब से व्हेन आई पर्सनली फील कि हमें फिलॉन्थ्रोफी की कभी कभी या फिर और डोनर CSR नहीं मिल पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी एक स्टार्टअप है, या फिर यू गाइज यू नीड टू अभी बहुत ग्रो करना है, यू आर नॉट एट दैट लेवल। तो वो मुझे थोड़ा सा, मुझे लगता है वी नीड ब्रांड एम्बेसडर फॉर म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस, क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट पे काम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही है, बट म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर में जो संस्थाएं, उसके लिए पहले तो आप जैसे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि सबको दिखता ही नहीं है कि इम्पैक्ट क्या होगा म्यूज़िक से, राइट? तो आई थिंक वो एक चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे लिए दिखाना, एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी एंड फाउंडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमेशा रहता है एक चैलेंज। कितना bandwidth, कितना skill set है कि नहीं, ऐसा लगता होगा लोगों को। इनफैक्ट आई वॉज रीडिंग दिस ऑन लिंक्डइन, सो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन किसी रूरल एरिया की है, कि वो अपनी कोई CSR के कोई हेड है, कोई उन्होंने डाला था वो पोस्ट कि देयर वाज वन पर्सन ही वांटेड टू स्पीक इन हिंदी गिविंग हिज प्रेजेंटेशन। उसको मना कर दिया? मना नहीं किया, मतलब ही वाज राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से कि वी शुड सपोर्ट, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज भी है हिंदी। तो
बहुत बट एक इंग्लिश एक स्किल भी है, तो आई थिंक कभी उस बेस पे भी जज किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है. सो आई थिंक वो थोड़ा अभी भी लगता है, आई थिंक, एंड इट्स चेंजिंग. आई वोंट से दैट इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स चेंजिंग. Changing. Reshma, you have been featured in the UN yearbook. It's changing. So Yeah. people are going to, start taking you more seriously. Yeah, And I I'm hope. totally Crossing sure my finger. about that. Yeah. Thank you. So it was a pleasure talking to you. Same and here. wonderful to know so much about Manzil Mystics. I think you're quite well known, and your band, and your foundation. And it's great to have you on the show. Thank you. There is this song written by Kamla Bhasin ji. We are very fortunate that we were able to work with her. उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने 10 गाने लिखे थे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. एंड दिस सॉन्ग ऑन जेंडर इक्वालिटी, जो कि हम काफ़ी समय से गा रहे हैं. इसको कंपोज मंजिल मिस्टिक्स ने किया था, बट इस गाने को हम विभोर में बहुत गाते हैं. हम स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए हमने, काफ़ी कम्युनिटीज़ में गाते हैं और स्कूल्स में भी गाते हैं, क्योंकि ये गाना बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा है कि कैसे जेंडर इक्वालिटी हम घर एंड बाहर रख सकते हैं. मिलजुल के 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 सब मिल के घर को चलाएंगे. सब मिल के मिलजुल के समता बनाएंगे. मिलजुल के 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 मिलजुल के. कमला जी इस गाने में कहने की कोशिश कर रही हैं, जो हमें समझ आया, कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो घर का वो कौन सा एरिया है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी हमें नहीं दिखती, जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं हमें दिखती हैं. तो जब हम ये कम्युनिटी में पूछते हैं या स्कूल्स में पूछते हैं तो बहुत क्लियर आंसर आता है कि रसोई घर यानी कि किचन, जहाँ पर औरतें ही ज़्यादा दिखती हैं, पुरुष नहीं दिखते. तो उसमें कमला जी ने बहुत सुंदर लिखा है, और वो भी इतने फ़न तरीके से लिखा है. तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कम्युनिटी में जाके गाने के थ्रू बात करना कि कैसे हम जेंडर इक्वालिटी अपने घरों में रख सकते हैं.